नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पीजीटी अर्थशास्त्र का 2021 पेपर सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 63 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 64 से सॉल्व करेंगे। 64वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जननांकी संक्रमण का अभिप्राय है। ए ऑप्शन, कम जन्म दर से उच्च मृत्यु दर की स्थिति से उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति की ओर बढ़ना। बी ऑप्शन, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की ओर बढ़ना। सी, उच्च मृत्यु दर और कम जन्म दर की स्थिति से उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर की स्थिति की ओर बढ़ना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जननांकिकी संक्रमण उच्च जन्म दर से उच्च मृत्यु दर की स्थिति से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की स्थिति की ओर बढ़ना कहलाता है। अगर जननांकिकी संक्रमण के प्रतिपादन की बात की जाए तो सर्वप्रथम जननांकिकी संक्रमण का सिद्धांत 1929 में W.M. थॉमसन ने दिया था और इस सिद्धांत का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक प्रतिपादन प्रोफेसर फ्रैंक नोजेंस्टीन ने किया था। इसलिए फ्रैंक नोजेंस्टीन को जननांकिकी का जनक कहा जाता है। जननांकिकी का जनक किसे? नोजेंस्टीन को। नोजेंस्टीन को जननांकिकी का जनक कहा जाता है। इसके बाद सीफी ब्लेकर, हुबर और टेडरो ने जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत में अपना योगदान दिया। जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के अगर चरण की बात की जाए तो मुख्य रूप से जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के 4 चरण देखने को मिलते हैं। पहला चरण, वह अवस्था जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च बनी रहती हैं। ऐसी अवस्था मुख्य रूप से कहाँ? कृषि प्रधान देशों में पाई जाती है। दूसरी अवस्था में क्या होता है? मृत्यु दर में कमी आ जाती है और जन्म दर ऊंची बनी रहती है। तो इससे क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट की अवस्था उत्पन्न होती है। सेकेंड अवस्था को जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से जुड़े अर्थशास्त्रियों ने सेकेंड अवस्था को क्या कहा? जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा। और तीसरी अवस्था में क्या है? जन्म दर में कमी आने लगती है और मृत्यु दर में भी गिरावट आने लगती है, जिससे क्या हो जाता है? जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आती है पर जनसंख्या की भयावह स्थिर बनी रहती है। और चौथी अवस्था में जन्म दर में तेजी से गिरावट आती है और नियंत्रित तथा नीची मृत्यु दर हो जाती है, जिससे क्या होता है? स्थिर जनसंख्या प्राप्त होती है। और पांचवी अवस्था में मृत्यु दर तथा जन्म दर दोनों ऊंची हो जाती है, जिससे क्या होता है? जनसंख्या कम होने लगती है। इस प्रकार से यह जनसंख्या संक्रमण के 4 मुख्य चरण थे, 5 मुख्य चरण थे। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि आवश्यकताओं की प्रकृति अति आवश्यक होती है, संसाधन की प्रकृति प्रदत्त होते हैं, संसाधन के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। तो अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं और देश में संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं और व्यक्ति की आवश्यकताएं या इच्छाएं अनंत होती हैं। व्यक्ति अपनी असीमित इच्छा को सीमित संसाधन की मदद से पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए क्या होता है? चयन की समस्या उत्पन्न होती है। और संसाधन सीमित है या दुर्लभ है, इसलिए संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग किए जाते हैं और अर्थशास्त्र में चयन की समस्या
चयन की समस्या से संबंधित सिद्धांत या साधनों के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित सिद्धांत या अर्थशास्त्र की परिभाषा जॉन रॉबिन्सन द्वारा दी गई। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की वित्त व्यवस्था पाई जाती है? तो भारत में संघीय वित्त व्यवस्था पाई जाती है। 66 बी सही होगा। 67 भूयिष्टिक का अनुमान लगाइए यदि समांतर माध्य मतलब x बार 12 और माध्यिका m 14 है, तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3m माइनस 2x बार, तो 3 गुणे 14 माइनस 2 गुणे 12, 14 3 42 माइनस 12 दूना 24, तो 8 1 18 हो जाएगा इसका आंसर। तो 67 का बी सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन, करों का उद्देश्य क्या है? ए, कर एक अनिवार्य भुगतान है, ये तो सही है, कर एक अनिवार्य भुगतान है लेकिन उद्देश्य नहीं है। बी, अर्थव्यवस्था का नियमन। सी, उत्पादन में वृद्धि। और डी, अर्थव्यवस्था का संतुलन। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का नियमन, बी सही होगा। इसके अलावा कर लगाने के क्या उद्देश्य हैं? आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए कर लगाया जाता है, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार कर लगाया जाता है, मूल्य स्थिरता और अर्थव्यवस्था का नियमन करना कर लगाने का उद्देश्य है, और चक्रीय उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना और भुगतान संतुलन की कठिनाइयों में कमी लाना कर लगाने का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से इसका आंसर अर्थव्यवस्था का नियमन करना, या कह सकते हैं मूल्य स्थिरता का नियमन करना। अगला 69 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो ग्रामीण साख के दो स्रोत हैं, एक तो संस्थागत जिसमें समस्त बैंकिंग संस्थाएं जैसे सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक आती हैं, तो संस्थागत स्रोत। और दूसरा जो है वह है गैर संस्थागत स्रोत, जिसमें क्या शामिल है? जिसमें शामिल है साहूकार, जमींदार, बनिया, महाजन और मुकद्दम। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? प्राथमिक कृषि सहकारी एवं साख समितियां, ये संस्थागत स्रोत है। भूमि विकास बैंक, ये भी संस्थागत स्रोत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये भी संस्थागत स्रोत है। देसी बैंकर गैर संस्थागत स्रोत है। तो 69 का डी सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्न में से होता है। तो आय प्रभाव धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो 70 का ए सही हो जाएगा। 71, इनमें से कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है? तो संतुलन के 3 प्रकार हैं, स्थिर, अस्थिर और तटस्थ। तो ये भी प्रकार है, ये भी प्रकार है, ये भी प्रकार है, संभावित प्रकार नहीं है। 71 ए सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, एक तरफ सूची सेकंड है। तो ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत प्रोफेसर कीन्स का है, तो ए का मिल जाएगा सेकंड से। ब्याज का त्याग सिद्धांत प्रोफेसर सीनियर ने दिया था, बी का मिल जाएगा फर्स्ट से। ए सेकंड, बी फर्स्ट। ए सेकंड किसमें है? ए सेकंड एक ही में, सी सही हो जाएगा। इसके अलावा ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत, तो ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत फिशर का है, और ब्याज का ऑस्ट्रियाई सिद्धांत ये बोम बॉक्स का है। तो इस प्रकार से इसका 72 सी सही हो जाएगा। 73 नंबर, आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सिफारिशें की? तो आर.एन. मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र से संबंधित अपनी सिफारिशें दी।
तो इसका आंसर हो जाएगा सही बी। और आर एन मल्होत्रा समिति ने 1993 में अपनी सिफारिशें दी थी। अगला क्वेश्चन, दो वस्तुओं x और y के बीच रूपांतरण दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसमें रूपांतरण की दर जो है को MRTX बराबर MCX बटे MCY के रूप में परिभाषित किया जाता है। 74 का ए सही हो जाएगा। पैरेटो के कल्याण सिद्धांत में 3 सीमांत दशाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से पहली सीमांत दशा को उन्होंने विनिमय की कुशलता कहा, जो किसके लिए है? उपभोक्ताओं के लिए है, जो संतुलन की स्थिति में MRSXY A बराबर MRSXY B की कंडीशन में होती है। और दूसरी सीमांत दशा के बारे में इन्होंने बताया उत्पादन की कुशलता। उत्पादन की कुशलता मुख्य रूप से फर्मों के लिए होती है, जो संतुलन में MRTSXYLK लेबर एंड कैपिटल ये बराबर होती है MRTSY लेबर एंड कैपिटल। ये उत्पादन की कुशलता है और यह फर्मों के लिए होती है। तीसरी और अंतिम कुशलता को इन्होंने उत्पादन संयोग की कुशलता या रूपांतरण की सीमांत दर के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने बताया MRTXY बराबर MRSAXY और MRSBXY ये तीनों बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा। 74 का 75 नंबर क्वेश्चन, एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच होती है। तो मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच समान होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, अलग अलग होती है। तो अलग अलग होती है। अब मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच कैसे अलग अलग होती है? तो मांग वक्र खींच लेते हैं, एक ही मांग वक्र में सब देख लेते हैं। x0y यहाँ पे मांग के, यहाँ ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु पे मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जहाँ पर मांग वक्र y अक्ष को स्पर्श कर रहा है वहाँ पर मांग की लोच अनंत होती है, जिससे क्या कहा जाता है? पूर्णतया लोचदार मांग। और इसके नीचे वाले बिंदु पर मांग की लोच इकाई से कम होती है, जिसे लोचदार मांग कहा जाता है। यहाँ विलासिता की वस्तुओं को रखा जाता है लोचदार मांग में। और इकाई लोचदार या इसको कह सकते हैं समलोचदार मांग या आयताकार अतिपरवलय मांग। और इसके नीचे ई बराबर 1 या मध्य बिंदु के नीचे मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे बेलोचदार मांग कहा जाता है। यहाँ पर बेलोचदार मांग में आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। और जहाँ पर मांग वक्र x अक्ष को स्पर्श कर रही है वहाँ मांग की लोच 0 होती है। तो इस प्रकार से ये एक मांग वक्र है और इस मांग वक्र पर 1 2 3 4 5 बिंदु हैं और पांचों बिंदुओं पर मांग की लोच क्या है? अलग अलग है। तो इस प्रकार से 75 का डी सही हो जाएगा। 76, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP के बीच अंतर है। विदेशों से शुद्ध आय के कारण, अप्रत्यक्ष कर के कारण, गिरावट के कारण, सरकारी सब्सिडी के कारण। तो GNP तथा NNP में मुख्य रूप से घिसावट व्यय का अंतर शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार के लिए किस प्रकार का लागत अंतर आवश्यक है? तो रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत अंतर की बात कही, तो 77 बी सही हो जाएगा। इसके अलावा एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लागत की बात कही और JS मिल ने पारस्परिक मांग का सिद्धांत दिया। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन गुस्ताव कौशल ने किया और अवसर लागत सिद्धांत का प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में जी हैबरलर ने किया। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत
हेक्चर ओलिन ने दिया। तो इस प्रकार से रिकार्डो का सिद्धांत तुलनात्मक लागत अंतर के कारण व्यापार उत्पन्न होने की बात करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी शर्त उत्पादन साधनों के न्यूनतम लागत संयोग को प्रदर्शित करती है? तो इसमें PL/PK बराबर MRTS/LK ये सही है। PL/PK बराबर MPL/MPK इसमें सभी सही हो जाएगा। अगला 79, यूलर के प्रमेय का संबंध है मुद्रास्फीति से, वितरण से, कर प्रणाली से, जनसंख्या से। तो यूलर के प्रमेय का संबंध वितरण से है। 79 बी सही हो जाएगा। 80, इष्टतम प्रशुल्क क्या है? व्यापार की शर्त में सुधार करता है, व्यापार की शर्त को स्थिर करता है, व्यापार की शर्त को कम करता है, व्यापार या देश के कल्याण के स्तर को घटाता है। तो इष्टतम प्रशुल्क जो है व्यापार की शर्त में सुधार करता है। 80 ए सही हो जाएगा। 81, 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ? तो इसमें वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ। तो वर्ल्ड बैंक बी ऑप्शन में है। 81 नंबर, क्रिसिल, ICRA एवं CIBIL क्या है? वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ऑस्ट्रियाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ये भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। अगला, कॉप डगलस उत्पादन फलन Q बराबर AL अल्फा इंटू के बीटा स्थिर पैमाने के प्रतिफल देंगे जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 होगा। तो 83 का सही हो जाएगा C। अगर अल्फा प्लस बीटा 1 से ज़्यादा है तो ये बढ़ते प्रतिफल से संबंधित हैं, और अगर अल्फा प्लस बीटा 1 से कम है तो ये घटते प्रतिफल से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर 83 का C सही हो जाएगा। 84, विकास के आधार पर निम्न को कालक्रम कीजिए: मांग का नियम, प्रकट अधिमान सिद्धांत, क्रमवाचक उपयोगिता, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। तो सबसे पहले मांग का नियम विकसित किया गया, तो ए हो जाएगा। पहले नंबर पे ए हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर पे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम 4, तो 1 फिर 4, फिर थर्ड नंबर पे उदासीनता वक्र, 2 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में प्रकट अधिमान सिद्धांत सेकेंड नंबर हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें सेकेंड नंबर लास्ट में है, और पहले नंबर पे मांग का नियम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 84 डी सही हो जाएगा। अगला, डैश खाली स्थान के मॉडल में प्रत्येक विक्रेता प्रतिद्वंदी के उत्पादन को स्थिर मानता है। तो कोर्नो के मॉडल में प्रत्येक जो है विक्रेता प्रतिद्वंदी के उत्पादन को स्थिर मानता है। तो 85 ए सही हो जाएगा। 86, कौन सा एक युग्म प्रत्यक्ष कर का है? प्रत्यक्ष कर का युग्म ऐसा कर जो मुख्य रूप से जिस पे लगाया जाए वही व्यक्ति वहन करे, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर इसमें सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, और आय कर प्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क और संपत्ति कर
तो उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर, प्रत्यक्ष कर है। उत्पाद अप्रत्यक्ष कर है, यहाँ भी संपत्ति प्रत्यक्ष कर है, आय प्रत्यक्ष कर है। तो उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क यह अप्रत्यक्ष कर है। संपत्ति और आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर हैं। और बाकी ऑप्शनों में सब में एक एक अप्रत्यक्ष कर दिया गया है। जैसे उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, इसमें सेवा और उत्पाद दोनों अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। तो अगर सेवा कर, उत्पाद कर, बिक्री कर और अप्रत्यक्ष को ध्यान में रखा जाए तो बाकी सारे कर क्या हो जाएंगे? प्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। 87 नंबर, एक देश द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पर उस देश में उपभोक्ता की बचत क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित होती ही रहती है, कोई नहीं। तो आयात शुल्क जब लगाया जाएगा तो उपभोक्ता की बचत घटेगी, क्योंकि वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। अगला, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप IS वक्र दाईं तरफ खिसकता है। तो पहली बात, मुद्रा पूर्ति का संबंध LM वक्र से होता है, तो ये IS खत्म, ये IS खत्म। अगला C बाईं तरफ खिसकती है, दाईं तरफ खिसकती है। तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप LM दाईं तरफ खिसकती है। तो 88 का सही हो जाएगा D। 89, विकुंचित मांग वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया? तो विकुंचित मांग वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन पाल एवं शिवजी ने किया था। सी सही हो जाएगा। 90, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड मुद्रा कब प्रारंभ की गई? तो मुद्रा 8 अप्रैल 2015 से प्रारंभ की गई। कैनकून सम्मेलन 2010 में हरित जलवायु कोष GCF की स्थापना की गई, परंतु इसका विचार प्रारंभ किया गया। इसका विचार कब प्रारंभ किया गया? तो इसका विचार कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में प्रारंभ किया गया था। 91 सी सही हो जाएगा। 92, श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला माप है, तो माध्यिका श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 93, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कौन सा वर्ष महान विभाजन वर्ष है? तो 1921 महान विभाजन वर्ष है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम हुई थी, उसके बाद इतनी कम नहीं हुई। अगला, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशिया विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और एशिया विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। तो इसका आंसर 94 का बी हो जाएगा सही। 95, व्यावसायिक बैंक साख का निर्माण करते हैं कुछ भी नहीं, अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर, अपनी कुल परिसंपत्तियों के आधार पर, अपनी नगद जमा के आधार पर। तो व्यावसायिक बैंक साख का निर्माण अपनी नगद जमा के आधार पर करते हैं। डी सही होगा। 95। 96, स्थायी आय परिकल्पना उपभोग संबंधी यह सिद्धांत किसने दिया? स्थायी आय परिकल्पना का पूंजी स्टॉक समायोजन सिद्धांत, मॉडल निवेश सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया? NAIRU का सिद्धांत किसने दिया? और क्रय शक्ति समता सिद्धांत, तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत जी कैसल ने दिया था। तो इस प्रकार से डी का मिलेगा 3 से, तो ये डी सही हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा। ए नहीं, डी और बी गलत होगा। और सापेक्ष आय परिकल्पना का सिद्धांत ड्यूजनबरी ने दिया था। तो ड्यूजनबरी ए का मिलेगा सेकंड से, ए का सेकंड से मिल जाएगा, सी सही हो जाएगा। पूंजी स्टॉक समायोजन यह सिद्धांत RCO मैथ्यूज ने दिया था और NAIRU यह मिल्टन फ्रीडमैन से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, यदि MPC 0.5 हो तो गुणक का मान होगा। तो गुणक निकालने के लिए यदि MPC दिया है K बराबर
1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.05 दिया है, तो 1/0.5 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा, 10 बचेगा, ये हाँ कट जाएगा तो 2 आ जाएगा आंसर। तो गुणक का मान 2 हो जाएगा। यदि MPC 0.5 है तो गुणक 2 होगा। अगला, सैमुलसन व्यापार चक्र मॉडल में निम्न में से किस स्थिति में नियमित व्यापार चक्र प्राप्त होते हैं? तो जहाँ गुणक और त्वरक का मान 1 होगा तो वहाँ क्या प्राप्त होंगे? नियमित व्यापार चक्र प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 का 98 बी सही हो जाएगा। 98 बी सही हो जाएगा। 99, कोई देश अपने भुगतान संतुलन में अवमूल्यन के द्वारा सुधार ला सकता है जब उस देश की निर्यातों और आयातों की मांग की लोच होती है इकाई से अधिक। तो ए सही हो जाएगा। यदि आयात और निर्यात की मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, आयात प्लस निर्यात ये इकाई से अधिक होगी तो अनुकूलतम या अनुकूल व्यापार शर्त होगी, और यदि इकाई से कम होंगी तो प्रतिकूल व्यापार शर्त होगी, और यदि इकाई के बराबर होगी तो संतुलित व्यापार की शर्त होगी। तो यहाँ पूछ रहा है कोई देश अपने भुगतान संतुलन में अवमूल्यन द्वारा सुधार ला सकता है जब आयातों और निर्यातों की मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, तो यहाँ अनुकूलतम प्रभाव पड़ेगा अवमूल्यन पर। तो इस प्रकार से 99 ए सही हो जाएगा। 100, सांख्यिकी समंकों का मुख्य लक्षण है। क्या लक्षण है? समंक संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, समंक तथ्यों के समूह हैं, समंकों को अनुमान द्वारा एकत्र किया जाता है। तो यहाँ उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। 101 नंबर, वास्तविक मजदूरी, मौद्रिक मजदूरी और अतिरिक्त दिया जाने वाला प्रतिफल है मुफ्त मकान, मुफ्त चिकित्सा, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 102, त्वरक गुणांक व्यक्त किया जा सकता है इस रूप में। तो त्वरक गुणांक जो है डेल्टा आई अपान डेल्टा सी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब उपभोग में परिवर्तन से निवेश में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? त्वरक कहा जाता है। तो डेल्टा आई अपान डेल्टा सी डी ऑप्शन में है। 102 डी सही हो जाएगा। 103, कीन्स ने जेवीसी के किस नियम को गलत ठहराया? तो कीन्स ने जेवीसी के बाजार नियम को गलत ठहराया था। ए सही हो जाएगा। अगला, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय भी पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ है, मनीला बैंक में है। 104 बी सही हो जाएगा। नाबार्ड किसकी सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया? तो नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया। 105 सी हो जाएगा सही। 106, निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो आर्थिक वृद्धि या समृद्धि या आर्थिक विकास राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। आर्थिक स्थिरता राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। रोजगार के स्तर में अधिकतमीकरण राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। और वित्तीय संस्थाओं का नियमन राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, या मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। तो 106 डी सही हो जाएगा। अगला 107, प्रशुल्क एक विधि नहीं है आयात संतुलन की, संरक्षण की, आयातों को कम करने की, विनिमय स्थिरीकरण की। तो प्रशुल्क विनिमय स्थिरीकरण की दर नहीं है, सही हो जाएगा 107 का डी। 108, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक के निर्माण की अगर बात की जाए तो यूएनडीपी द्वारा 1990 में मानव विकास सूचकांक एसडीआई का गठन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महबूब उल हक एवं भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपना योगदान दिया। मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता को शामिल किया गया है, जिसमें शिशु मृत्यु दर को शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी, शिशु मृत्यु दर नहीं है। अगला
निम्न में से कौन सा कॉप डगलस उत्पादन फलन के लिए सत्य नहीं है? तो ये कॉप डगलस उत्पादन फलन का सूत्र हो जाएगा, पैमाने के स्थिर प्रतिफल है, ये भी सही है। यूलर प्रमेय संतुष्ट होती है, ये भी सही है। प्रतिस्थापन की लोच इकाई से अधिक होती है, तो कॉप डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। 109 डी सही हो जाएगा। 110 मानव प्रगति की व्याख्या HDR में किस वर्ष से लैंगिक सशक्तिकरण माप को प्रारंभ किया गया? तो इसमें लैंगिक सशक्तिकरण की माप को 1995 से प्रारंभ किया गया। 110 डी सही हो जाएगा। अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी कह सकते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कह सकते हैं। ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, 0 या 0 होती है, तो उसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। मतलब श्रमिक अगर काम में लगा रहता है लेकिन उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे क्या कहेंगे? अदृश्य बेरोजगारी कहेंगे। अगला क्वेश्चन, जब श्रम बाजार में क्रेता एकाधिकार तथा वस्तु बाजार में प्रतियोगिता हो तो संतुलन की स्थिति में क्रेता एकाधिकार शोषण के बीच अंतर होता है। कैसा अंतर होता है? सीमांत मजदूरी और औसत मजदूरी के बीच का अंतर, या सीमांत उत्पाद के मूल्य और सीमांत आय उत्पाद का अंतर। तो इसका आंसर होगा सीमांत मजदूरी और औसत मजदूरी में एकाधिकारी शोषण के बीच अंतर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, कुल आभास लगान बराबर होता है। तो कुल आभास लगान कुल आगम माइनस कुल स्थिर लागत के बराबर होता है। आभास लगान का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। मुद्रास्फीति लाभदायक होती है। तो मुद्रास्फीति से किसको लाभ होता है? सरकार के लिए लाभदायक है, उपभोक्ता के लिए लाभदायक है, निवेशक के लिए लाभदायक है, उत्पादक के लिए लाभदायक है। तो मुद्रास्फीति से उत्पादक को लाभ होगा। तो 114 में उत्पादक तो डी सही हो जाएगा 114 में। अगला, तटस्थ मुद्रा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्टसन, हेयक, बिक्स्टीड, फ्रीडमैन। तो सबसे पहले तटस्थ मुद्रा शब्द का प्रयोग हेयक ने किया था। बी सही होगा 115। 116 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH सेकेंड कब प्रारंभ किया गया? तो अप्रैल 2005 में प्रारंभ किया गया। और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य प्रोग्राम फर्स्ट 1998 में प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से 116 का आंसर ए हो जाएगा। 118 उपभोग कर लगाने की सिफारिश की थी। तो उपभोग कर लगाने की सिफारिश पैल्डार ने की थी। सी सही हो जाएगा। इसके अलावा कल्डार ने निवल संपत्ति पर वार्षिक कर, उपभोग कर, पूंजी लाभ कर, उपहार कर और व्यय कर लगाने का सुझाव दिया। अगला 119 कीन्स सबसे अधिक संबद्ध हैं। तो कीन्स का सबसे ज़्यादा संबंध किससे है? मांग जनित स्फीति से, लागत जनित स्फीति से, संरचनात्मक स्फीति से। तो मांग जनित स्फीति से कीन्स सबसे ज़्यादा संबंधित है। अगला 119 पूंजी एवं श्रम की निरंतर प्रतिस्थापन किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो पूंजी एवं श्रम का निरंतर प्रतिस्थापन चिकना उत्तल समोत्पाद वक्र के द्वारा दर्शाया गया है। अगला लागतों में तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो लागतों में तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत के प्रतिपादक रिकार्डो हैं। बी सही होगा। 120 121 एक तटस्थता वक्र पर विभिन्न संयोग दर्शाते हैं। अधिकतम संतुष्टि, समान संतुष्टि, ऊपरी बिंदु पर अधिक संतुष्ट,
ऊपरी बिंदु पर कम संतुष्टि। तो एक तटस्थता वक्र पर विभिन्न संयोग समान संतुष्टि दर्शाते हैं। तो 121 बी सही हो जाएगा। तटस्थता वक्र की परिभाषा ही समान संतुष्टि के बारे में बताएगी। तटस्थता वक्र दो या दो से अधिक ऐसे बिंदुओं का बिंदु पर जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को क्या होता है, समान संतुष्टि मिलती है, उसे तटस्थता वक्र कहते हैं। तो ये 121 बी सही हो जाएगा। 122 वह बजट जिसमें उसकी कर आय और व्यय बराबर है उसे कहा जाता है संतुलित बजट। आय भी 100 रुपया है और व्यय भी 100 रुपया है तो उसे संतुलित बजट कहा जाएगा। अगर कर आय मान लेते हैं 80 रुपया है और व्यय 100 रुपया है तो असंतुलित बजट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 122 का सी सही हो जाएगा। अगला 123 फिलिप्स वक्र विश्लेषण के अनुसार स्फीति की समस्या को हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है या उत्पादकता बढ़ जाती है। अगला ऑप्शन बेरोजगारी बढ़ जाती है, उत्पादकता घट जाती है। बेरोजगारी घट जाती है या मुद्रा पूर्ति बढ़ जाती है। बेरोजगारी बढ़ जाती है या मुद्रा पूर्ति बढ़ जाती है। तो फिलिप्स वक्र मुख्य रूप से मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच संबंध की व्याख्या करता है। और अगर फिलिप्स वक्र विश्लेषण में स्फीति की समस्या का हल निकाला जाता है तो इससे बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ जाती है और उत्पादकता क्या होती है, घटने लगती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला हेक्चर-ओलिन सिद्धांत में साधन कीमत के संदर्भ में साधन प्रचुरता के कारण कब किसी देश को पूंजी प्रचुर कहा जाएगा। कब किसी देश को पूंजी प्रचुर कहा जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। पीसी अपान पीएल ए, पीसी कम है, पीसी अपान पीएल बी से। अगला 125 ओपेक तेल निर्यात पर नियंत्रण रखता है, कार्टेल द्वारा, राशिपातन द्वारा, एकाधिकार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ओपेक तेल निर्यातक या तेल निर्यात पर नियंत्रण रखता है कार्टेल द्वारा। ओपेक कार्टेल द्वारा तेल निर्यात पर नियंत्रण रखता है। तो 125 का सही हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 वीडियो में 2021 अर्थशास्त्र पीजीटी का पेपर सॉल्व किया। अब अगले वीडियो में 2016 का पीजीटी पेपर सॉल्व करेंगे।